हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी एट जमुनी लाल कॉलेज। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी वह है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में द्वैतवाद, डुअलिज्म इन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। परंपरागत दृष्टि से भूगोल में दो बातों का अध्ययन किया जाता है। प्रथम तो पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले भौतिक वातावरण का, तथा दूसरे इस वातावरण एवं मानव के बीच में होने वाली क्रिया एवं प्रतिक्रिया का। अतः भूगोल को हम दो मुख्य शाखाओं में बांट सकते हैं। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। ये प्रथम श्रेणी के विभाग हैं। इन्हें द्वितीय श्रेणी के विभागों में बांटा जाता है। जैसे भौतिक भूगोल के द्वितीय श्रेणी के विभाग हुए भू आकृति भूगोल, जलवायु भूगोल, मृदा भूगोल, वनस्पति भूगोल इत्यादि। तथा मानव भूगोल के द्वितीय श्रेणी के विभाग हुए सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल इत्यादि। अब हम भौतिक भूगोल पर वृहद रूप से चर्चा करेंगे। भूगोल की वह शाखा जिसमें भौतिक अथवा प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक अथवा प्राकृतिक तत्व वे हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं तथा जिन पर मनुष्य का प्रभाव नहीं होता। पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मृदा, वनस्पति आदि सभी भौतिक तत्व हैं। होम्स के अनुसार स्वयं भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। बुचानन के अनुसार भौतिक भूगोल की वह शाखा है जो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करती है। इसके अध्ययन क्षेत्र में पृथ्वी का आकार एवं विस्तार, सागरों तथा महासागरों का विस्तार एवं आकार, उच्चावच, मृदा, वनस्पति तथा पृथ्वी का वायुमंडल सम्मिलित है। इस प्रकार भौतिक भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल का अध्ययन किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में जैव मंडल के अध्ययन का भी महत्व बढ़ गया है। अब भौतिक भूगोल के उपक्षेत्र क्या क्या हैं? भौतिक भूगोल के मुख्य उपक्षेत्र इस प्रकार हैं। पहला है भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भौतिक भूगोल के इस उपक्षेत्र में पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अध्ययन में भूगर्भ विज्ञान, भूगोल तथा जल विज्ञान महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह विज्ञान भूगोल के आधार का निर्माण करता है। दूसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान भूगोल के अध्ययन का एक प्रमुख अंग है। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। तापमान, वर्षा, वायुभार, बादल, धुंध, कोहरा, ओस, आर्द्रता, पवनें, वायु राशियाँ इत्यादि जलवायु विज्ञान के अध्ययन के मुख्य अंग हैं। जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी। इस विज्ञान के अध्ययन से हमें जल की विभिन्न दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। महासागरों, नदियों और हिमनदियों के माध्यम से प्रकृति में जल की जानकारी मिलती है। जलीय चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी जल विज्ञान का ही विषय है। चौथा है समुद्री विज्ञान। यह भौतिक भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम समुद्र के जल, गहराई, खारापन, लहरों एवं धाराओं, ज्वार भाटा, महासागरीय निक्षेपों इन सब के संबंध में अध्ययन करते हैं। अगला है मृदा विज्ञान, सॉइल साइंसेस। इस विज्ञान के अंतर्गत मृदा की संरचना, विकास, वर्गीकरण, उपजाऊ शक्ति, उपयोग तथा प्रादेशिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज जीव एवं वनस्पति विज्ञान, बायोलॉजी। भौतिक भूगोल के इस उपक्षेत्र में पृथ्वी पर जीवों तथा वनस्पति के विकास, वर्गीकरण एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की इस शाखा को जीव वनस्पति भूगोल कहते हैं, बायोज्योग्राफी। नेक्स्ट इज अंतरिक्ष विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। यह विज्ञान सूर्य, चांद, सितारों और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करता है। पृथ्वी की भौगोलिक घटनाओं पर आकाशीय पिंडों, विशेषतः सूर्य एवं चांद का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान भी भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। अगला विषय जिसमें हम बात करेंगे वह है मानव भूगोल। भूस्थल पर मानवीय लक्षणों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। कृषि, उद्योग, खनन, नहरें, सड़कें, रेलें, पुल, गांव, शहर आदि सभी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और मानवीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
मानव जीवन पर प्राकृतिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानव भूगोल में पर्यावरण और मानव की क्रियाओं के आपसी संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। वाइटल डीला ब्लैश के अनुसार भौगोलिक परिस्थितियों का मानव एवं मानव समूह पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका अध्ययन ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। मानव भूगोल के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव किस प्रकार अपने भौतिक पर्यावरण से प्रभावित है, किस प्रकार से मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण का संशोधन करता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है, जो धरातल पर होने वाली घटनाओं में से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। रैडज़ल की प्रसिद्ध शिष्या एलन चर्चिन सैम्पल ने लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के संबंधों का अध्ययन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अब हम मानव भूगोल के उपक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। पहला उपक्षेत्र है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। डॉक्टर एन.जी. पाउंड्स के अनुसार आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादन क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनिमय आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी। मानव भूगोल की इस शाखा में मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मानव का आवास, भोजन, सुरक्षा, रहन सहन, भाषा, धर्म, रीति रिवाज तथा पहनावा आदि इसके सांस्कृतिक पहलू हैं। मानव के ये सांस्कृतिक पहलू समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं। कुछ भूगोलवेत्ता इसे सामाजिक भूगोल भी कहते हैं। J.M. हाउस्टन ने अपनी पुस्तक अ सोशल ज्योग्राफी ऑफ यूरोप में लिखा है कि सामाजिक भूगोल को जनसंख्या के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला है जनसंख्या भूगोल, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें विश्व या इसके किसी भाग में कुल जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या में वृद्धि दर, आयु लिंग अनुपात, साक्षरता आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट इज ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। किसी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के अध्ययन को ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। हार्टशॉर्न के अनुसार ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। अगला है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी, यह राज्यों की सीमाओं, स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक नियोजन आदि से संबंधित है। यह मानवीय समूहों की राजनीतिक स्थितियों, समस्याओं व क्रियाओं में भूगोल के महत्व को आंकता है। वॉक बल्केनबर्ग कहते हैं कि राजनीतिक भूगोल राज्यों का भूगोल है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भौगोलिक व्याख्या उपस्थित करता है। नेक्स्ट इज कृषि भूगोल, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी। यह मानव भूगोल का ऐसा उपक्षेत्र है जिसमें कृषि संबंधी सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इसमें फसलों के उत्पादन एवं वितरण तथा पशुपालन एवं पशु उत्पाद सम्मिलित हैं। कृषि से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता भोजन की आपूर्ति होती है, इसलिए मानव भूगोल का यह उपक्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मानव भूगोल के और भी कई उपक्षेत्र हैं जिनमें व्यापारिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल तथा शहरी भूगोल यानी कमर्शियल ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी एंड अर्बन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है। यूँ तो मानव भूगोल का अधिक विकास 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच ही हुआ, परंतु भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में द्वैतवाद भौगोलिक अध्ययन के आरंभ से ही चला आ रहा है। संभवतः भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल नामक दो प्रमुख शाखाओं में भूगोल का विभाजन ग्रीक विद्वानों ने शुरू किया था। ग्रीक विद्वान हेकेटियस ने भौतिक भूगोल को अधिक प्राथमिकता दी, जबकि ग्रीक के हेरोडोटस तथा रोम के स्ट्रैबो ने मानवीय तत्वों को अधिक महत्वपूर्ण बताया। कुछ विद्वानों ने भूगोल की समस्त विषय वस्तु को भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में विभाजित करना आवश्यक समझा, क्योंकि भूगोल की इन दो प्रमुख शाखाओं की विषय सामग्री तथा उनके अध्ययन की विधियां एक दूसरे से भिन्न हैं। जब हम उच्चावच जलवायु, प्रवाह तंत्र, भूआकृतिकी, महासागर आदि प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं तो हम प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान के प्रयोग से इन तत्वों से संबंधित शुद्ध निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
परंतु प्राकृतिक विज्ञान की विधियां सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्वों के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। हॉल्ट जेनसन के अनुसार मानवीय समूहों के प्रति हमारा सामूहिक तथा स्थानिक संबंधी अध्ययन निश्चित न होकर संभावित ही होता है। विधिवत रूप से सबसे पहले वेरेनियस ने सन 1650 में प्रकाशित अपनी ज्योग्राफिया जनरलिस में भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल के लक्षणों में अंतर स्पष्ट किया था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में इमैनुअल कैंट ने भौतिक भूगोल का पक्ष लेते हुए यह बताया कि पृथ्वी की दैनिक गति के परिणाम स्वरूप पवनों की दिशा विस्थापित हो जाती है। इसके पश्चात यद्यपि हम्बोल्ट तथा रिटर समकालीन थे और दोनों ही जर्मनी के निवासी थे, तथापि दोनों के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर था। जहां हम्बोल्ट भौतिक भूगोल के पक्षधर थे, वहीं पर रिटर ने मानव भूगोल का समर्थन किया। हम्बोल्ट ने सन 1845 में प्रकाशित अपने ग्रंथ कॉस्मोस में प्रकृति की एकता यानी यूनिटी ऑफ नेचर की व्याख्या की। इसमें उन्होंने मानव पर प्रकृति के प्रभाव तथा मानव की प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित किया। इसके विपरीत रिटर ने 1862 में प्रकाशित अपने ग्रंथ अर्थ कुंडे में पृथ्वी तल का वर्णन करते हुए कहा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है, यानी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू इज इम्पॉर्टेंट। रेकलेस ने क्रमबद्ध भौतिक भूगोल पर जोर दिया और इसे ला टेरेरे नाम से पुकारा। इसके बाद डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए भूगोल के भौतिक तत्वों को प्राथमिकता दी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने भौतिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भूआकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी की स्थापना की। बाद में भूआकृति विज्ञान को भौतिक भूगोल के मुख्य आधार के रूप में समझा जाने लगा। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में जर्मनी के भूगोलवेत्ताओं ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया। यद्यपि इमैनुअल कैंट मूलतः भौतिक भूगोल का ज्ञाता था, तथापि उसकी पुस्तक फिजिकल ज्योग्राफी में पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्ट आभास होता है। इस पुस्तक में वनस्पति, जंतुओं और मनुष्यों के वितरण की समीक्षा की गई है, जिसमें प्राकृतिक भूगोल का मानव इतिहास पर प्रभाव स्पष्ट किया गया है। कार्ल रिटर तथा फ्रेड रैडज़ेल जर्मनी के पहले दो विद्वान थे जिन्होंने मानवीय तत्वों को महत्वपूर्ण बताया तथा मनुष्य को भूतल पर परिवर्तनकर्ता के रूप में मान्यता दी। रिटर का विचार था कि पृथ्वी तथा उसके निवासियों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है और एक दूसरे के बिना वर्णन सुचारू रूप से नहीं हो सकता है। रिटर के कथनानुसार भूमि का प्रभाव उसके निवासियों पर होता है और निवासियों का भूमि पर। रैडज़ेल ने पार्थिव सम्यता टेरेस्ट्रियल रियलिटी को परखा और प्राकृतिक पर्यावरणों के तत्व जैसे उच्चावच जलवायु, मृदा, वनस्पति इत्यादि और मानवीय तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की जटिलता को समझाने का प्रयास किया। उसने पृथ्वी पर विभिन्न प्रदेशों को भी पहचाना। फेब्रे को मान्यता थी कि मनुष्य दृश्य भूमि का एक विभिन्न अंग होता है, वह पर्यावरण को परिवर्तित करता है। उसने यह भी बताया कि एक प्रकार के भौतिक तत्व सदा एक ही प्रकार का प्रभाव नहीं डालते। फेब्रे के अनुसार हम मनुष्य के कार्य, उसकी गणनाएं, उसकी गतिविधियां देखते हैं और मनुष्य सदैव अग्रणी रहता है। फ्रांस में वाइडल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल की विचारधारा की नींव रखी। उन्होंने भौतिक पर्यावरण के तत्वों को कम महत्व दिया और मानवीय तत्वों को प्राथमिकता दी। वह निश्चयवाद तथा भौतिक तत्वों की त्रुटियों से भली भांति परिचित थे और मनुष्य पर्यावरण के अंतर संबंधों के समर्थक थे। वह प्रकृति का मानव पर या मानव का प्रकृति पर अधिक प्रभाव को नहीं मानते थे। उनके विचार में भौतिक तथा मानवीय तत्वों के बीच सीमा रेखा खींचना निरर्थक है। इन तत्वों को संयुक्त तथा अविच्छेद्य मानना चाहिए। मानव बसाव वाले क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक तत्वों में बहुत अधिक परिवर्तन होते हैं क्योंकि मनुष्य उन पर प्रभाव डालता रहता है। ये परिवर्तन उन प्रदेशों में सर्वाधिक होते हैं जिन्हें मानव समूह का जीवन स्तर उच्चतम हो। फ्रांस में के जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल को एक सामंजस्य का क्षेत्र बताया। उनके विचार में मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने में प्रयत्नशील रहता है। प्रकृति मनुष्य के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करती हैं, यद्यपि मनुष्य उन सीमाओं को पूर्णतया लांघ नहीं सकता, तथापि वह उनमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। ब्रून्स ने मानव भूगोल को मानव की भौतिक प्राप्ति का भूगोल बताया। ब्लाश के शिष्य एल्बर्ट डिमांजिया
ने मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी पुस्तक प्रॉब्लम्स डी ज्योग्राफी ह्यूमेन्स सन 1942 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। उन्होंने मानव क्रिया को महत्व दिया और मानव द्वारा पर्यावरण में किए गए परिवर्तन बताए। डिमाजिया ने फॉर्मेस्टेरो में प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन किया और परिवहन, भूगोल, जनसंख्या तथा अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। उपरोक्त विवरण से हमें यह पता चलता है कि जिस प्रकार समय बीतने के साथ साथ भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल अलग अलग शाखाओं के रूप में विकसित होते गए और भूगोल की इन दोनों शाखाओं की विषय वस्तु में मूलभूत अंतर बढ़ने लगा। आज विश्व भर की शिक्षण संस्थानों में भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल को भूगोल की दो सुनिश्चित तथा महत्वपूर्ण शाखाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। इन दोनों शाखाओं का अध्ययन तथा अध्यापन कार्य भी विभिन्न विधियों से होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।